रामपुर नाम के छोटे से गांव में एक मोहन नाम का सीधा साधा किसान रहा करता था, जिसके साथ उसकी पत्नी रानी भी रहा करती थी। मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसी कारण वो गांव के अमीर अमीर लोगों के खेतों में काम किया करता था, तो कभी उनके घरों में साफ सफाई किया करता था। उससे उसके घर का गुजर बसर होता था। मोहन बहुत मेहनती था। मोहन दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे जिससे वो अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे खाना का इंतज़ाम कर सके। फिर क्या था, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होती चली गई। एक दिन मोहन अपनी पत्नी रानी से बोलता है, रानी, मुझे माफ कर देना। मेरे वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसे भी हूँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। नहीं रानी, मुझे नहीं लग रहा मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप परेशान हो गए हैं। आप जितने भी कमाते हैं उससे ही हम अपना गुजारा कर लेंगे। अगर उससे भी नहीं होता तो मैं भी आपके साथ काम पे चलूँगी। मैं भी आस पड़ोस के लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करके हम अपना घर चला लेंगे जी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं रानी, पहले ही तुम मेरे वजह से बहुत परेशानी झेल चुकी हो और तुम लोगों के यहाँ काम करो यह मैं नहीं देख पाऊँगा। तो आप सारे चिंता छोड़कर अपने काम पे ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। पर मैं भी क्या करूँ रानी, मैं जितना मेहनत करता हूँ उस हिसाब से कोई मजदूरी देता ही नहीं है। अब तो इस गांव में काम मिलना भी मुश्किल हो गया है। रानी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शहर चला जाऊँ, वहाँ अच्छा काम करूँगा। यहाँ गांव में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी थोड़े ही पैसे मिल पाते हैं। शहर में कम से कम अच्छा मेहनताना तो मिलेगा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर आप शहर चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले कैसी रहूँगी? आपके अलावा मेरा यहाँ कौन है? मैं समझ सकता हूँ रानी, लेकिन मैं भी क्या ही करूँ। बस कुछ साल की ही तो बात है। उसके बाद मैं शहर से कुछ पैसा बचाकर यहीं गांव में ही दुकान कर लूँगा। तुम्हारे साथ गांव में ही रहूँगा। नहीं जी, मुझे ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ रानी, लेकिन हमारी हालत देखो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही आपका सामान बांध देती हूँ। आप कल चले जाना, अब जैसा आपको ठीक लगे। पर आप अपना ख्याल रखना। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। फिर क्या था, अगले दिन मोहन शहर के लिए निकल जाता है। फिर पूरे दिन चलने के बाद मोहन शहर में पहुंच जाता है। जिस शहर में मोहन गया था वह शहर मोहन के लिए बिल्कुल अनजान था। उस शहर में मोहन की ना तो कोई मित्र था, ना कोई सगा संबंधित। चलो, शहर आ तो गया हूँ, लेकिन काम ढूंढने से पहले सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी जहाँ मैं आज की रात गुजार सकूं। फिर क्या था, मोहन शहर में ही आसपास के होटल में जाकर रहने की जगह ढूंढता है। लेकिन वह हताश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि होटल का किराया बहुत महंगा था और मोहन के पास उतना पैसा नहीं था। बाप रे बाप, इतना किराया, वो भी एक रात रुकने का। इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूं घर का। मोहन आखिरकार होटलों का चक्कर मार मार कर परेशान हो जाता है और वह सोचता है, ऐसा करता हूँ, इन होटलों में रहने से बेहतर है किसी आसपास के भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम थोड़े पैसे तो बचेंगे। फिर मोहन ऐसा ही करता है। वह आसपास में दिखने वाले घरों के पास जाता है। मोहन जब एक घर के पास पहुंचा तो वह देखता है वहां पहले से ही उस घर का मालिक बिस्तर लगाकर बाहर बैठा हुआ होता है। भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और मैं इस शहर में नया हूँ।
मुझे इस शहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाई, मुझे अगर यह रात काटने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, इसमें मैं क्या करूं? ना मैं तुम्हें जानता पहचानता हूं जो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूं रुकने के लिए। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में आते हैं। क्या मैं सबको ठिकाना देता रहूंगा? तुम जाओ, अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। मोहन को उस व्यक्ति की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन मोहन वहाँ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद मोहन को एक घर दिखता है जहाँ बाहर एक महिला बैठी होती है। मोहन उस महिला से जाकर कहता है, बहन, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ, यहाँ काम के तलाश में। थोड़ी देर में ही रात होने वाली है बहन, तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या? भैया, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती हैं, इसीलिए मैं किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं ठहरा सकती। भैया, मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं है बहन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मोहन वहाँ से भी निराश होकर वो कई घरों में जाता है, लेकिन सारे घर के लोग उसे अपने घर में ठहरने से इनकार कर देते हैं। मोहन बहुत निराश हो जाता है और वह सोचता है, इस शहर में कहीं मुझे रुकने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा। इस शहर में कैसे लोग हैं? कोई मुझे ठहरने की कोई जगह नहीं है। जब इस शहर में मुझे कोई ठहरने की जगह नहीं मिली तो यहाँ काम कैसे मिलेगी? मोहन इतना सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक पास वाली छोटी सी झोपड़ी पे पड़ती है। मोहन फौरन वहाँ चला जाता है। मोहन जब उस घर के पास पहुँचा तो उसने देखा अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। अम्मा, ओ अम्मा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मोहन की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आती है। अम्मा, मैं इस शहर में काम के तलाश में आया हूँ और देखो ना, शाम हो चुकी है, कुछ देर में रात होने वाली है। इस शहर में मैं हर एक घर पे गया, लेकिन कोई मुझे अपने घर पे रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मा, बस एक आप ही आखिरी उम्मीद हो अम्मा। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ आधी रात को अपने बेटे को बाहर कैसे छोड़ सकती है। चलो बेटा, आओ, अंदर आ जाओ बेटा। फिर मोहन उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर में चला जाता है। फिर वह बूढ़ी अम्मा मोहन से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो बेटा। अम्मा, आप इस घर में अकेले रहते हो क्या? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते हैं क्या? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति मुझे तो कई वर्ष पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और एक बेटा है, वो तो विदेश में जाकर बस गया है। कभी मुझे पूछने भी नहीं आता बेटा। तब से मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। माँ, आप खुद को अकेला मत समझिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब से आप इस घर में अकेले नहीं रहेंगी, मैं हूँ आपके साथ, आपका बेटा। बेटा, तो बहुत सीधा साधा है। तू इस शहर में होशियारी से रहना। इस शहर में बहुत ज़्यादा ठग रहते हैं बेटा। कि नए आदमी को देखकर वो ठग लेते हैं, इसीलिए तुम होशियारी से रहना। ठीक है अम्मा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, वैसे तूने कोई काम देखा है या कोई काम देखना बाकी है? अम्मा, मैं कल जाऊंगा नौकरी खोजने। अगर हो सके तो मैं आपके घर के आसपास में ही किराए पे मकान ले लूंगा, ताकि मैं यहाँ रहकर आपका देखभाल कर सकूं। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किराए पे दूसरा घर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम इस घर में जब तक चाहो रह सकते हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बेटा,
मुझे लगेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ है। हाँ अम्मा, यह तो बात आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं एक शर्त पे आपके साथ रहूँगा। जो किराया मैं किसी और को देने वाला था, वह किराया मैं आपको दूंगा और आपको वह किराया लेना पड़ेगा। फिर क्या था, मोहन उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर पे रुक जाता है और आज की रात मोहन वहीं पे सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, मोहन काम की तलाश में निकल जाता है और मोहन को एक सेठ के गोदाम पे काम मिल जाता है। मोहन सेठ के किसी भी काम को ना नहीं कहता था और वह हर काम को मेहनत और लगन और ईमानदारी से किया करता था। मोहन को काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ मोहन से बहुत खुश रहते थे। मोहन को इतने लगन और ईमानदारी से मेहनत करते देख मोहन की तनख्वाह भी सेठ बढ़ा देता है। मोहन अपनी कमाई के पैसों से उतना ही खर्च किया करता था जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। बाकी के बचे हुए पैसों को वह संभाल कर रख देता था। शहर में काम करते करते मोहन को ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन एक दिन अम्मा के घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है, जब मैं 10,000 रुपये जमा कर लूँगा तो 10,000 रुपये लेकर अपने पत्नी के पास चला जाऊँगा, ताकि गांव में मैं अच्छा सा दुकान कर सकूं और अपने पत्नी के साथ रह सकूं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2 साल पूरे हो जाते हैं। मोहन अपने कमाई से 10,000 रुपये कर लेता है और एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये कोई हीरे मोती से कम नहीं होते। ऐसे ही मोहन बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मेरे पास पूरे 10,000 रुपये हो गए हैं और इस शहर में 10,000 रुपये लेकर यहाँ रहना ठीक नहीं है और आपके घर में भी पैसा नहीं छुपा सकता मैं। अगर किसी ने पैसे छुपाते देख लिया तो हो सकता है वो चोरी करके ले जाए, तो यहाँ से मुझे खाली हाथ ही अपने घर जाना पड़ेगा। तो अम्मा, मैं चाहता हूँ कि अपने 10,000 रुपये लेकर मैं अपने पत्नी के पास लौट जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि यहाँ शहर में चोर, बदमाश और डकैत भी बहुत हैं। हो सकता है कोई ठग मुझे ठग सकता है, इसीलिए अम्मा मैं अपने पत्नी के पास लौटना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़ी देर और रुक जा। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। तो बेटा तू एक काम कर, इस शहर के मशहूर जमींदार रामलाल के पास चला जा। जब तू घर जाना तो यह पैसे रामलाल से वापस ले लेना। रामलाल के यहाँ यह पैसा बहुत सुरक्षित रहेगा बेटा। लेकिन अम्मा, मैं उस जमींदार के पास अपना पैसा कैसे रख सकता हूँ? हो सकता है कल को वो पैसा देने से इनकार कर दे तो? बेटा रामलाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, तुम अपना पैसा उन्हें दे सकते हो। शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अपना पैसा रामलाल के पास रखते हैं। बेटा तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। फिर क्या था, मोहन अम्मा की बात मानकर वो फौरन 10,000 रुपये लेकर रामलाल के पास पहुंच जाता है और रामलाल नए आदमी देखकर बोला, कौन हो भाई तुम और यहाँ क्यों आए हो? पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जमींदार की बात सुनकर मोहन जवाब देता है, जमींदार साहब, मेरा नाम मोहन है और मैं दूर गांव से इस शहर में कमाने आया हूँ। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने पास 10,000 रुपये जमा की है। तो आप तो इस शहर का माहौल जानते ही हैं, तो मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास अपना 10,000 रुपये अमानत के तौर पे सौंपने आया हूँ। और मैंने यह बात सुना है कि एक आप ही हैं इस शहर में जो बहुत नेक दिल और ईमानदार हैं और आपके पास ही मेरे पैसे
सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए मैं इस शहर में जब तक हूँ मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। जब तक के लिए आप मेरे पैसे अमानत समझकर आप अपने पास रख लीजिए। फिर क्या था, रामलाल ने जल्दी से मोहन के पैसों की थैली अपने पास ले ली और मोहन से बोला, बिल्कुल सही जगह पे आए हो मोहन भाई। आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे और तुम जब चाहो जैसे चाहो अपना पैसा ले जा सकते हो। और तुम चाहो तो मेरे पास और भी पैसे जमा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारा पैसा तुम्हें जब चाहिए होगा मिल जाएगा। जमींदार रामलाल की ऐसी बातें सुनकर मोहन भी खुश होकर और बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन पे दिन एक साल और गुजर जाते हैं और मोहन अपने काम में मगन रहता है। लेकिन एक दिन जब वह बैठा हुआ था तो उसे अपनी पत्नी रानी की याद आती है। अब तो बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब तो मुझे मेरी पत्नी रानी के पास जाना ही होगा। अब जब मोहन अपने पत्नी रानी के पास जाने का निश्चय करता है तो वह सबसे पहले बूढ़ी अम्मा के पास चला जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। अम्मा, अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी पत्नी रानी के पास चला जाऊं, क्योंकि जब मैं उसे गांव में छोड़कर आया था तो उससे बोला था 1-2 साल में वापस आ जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। अब मुझे मेरी पत्नी रानी की याद आ रही है। अम्मा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हें सही लगे, लेकिन जाओ जमींदार के पास से अपने पैसे तो ले लो। फिर क्या था, मोहन रामलाल जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है और वह रामलाल जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। इसीलिए मैं सारे तैयारी करके मैं आपके पास अपना पैसा लेने आया हूँ। कृपया करके मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। फिर क्या था, रामलाल जमींदार मोहन को गौर से देखते हुए बोला, क्या? तुम कौन हो भाई? और तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? और तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की यह बात सुनकर मानो जैसे मोहन की होश उड़ जाते हैं। साहब, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही तो आपके पास 10,000 रुपये अमानत के तौर पे रखे थे। क्या कहा? 10,000 रुपये? अरे 10,000 रुपये क्या इतनी बड़ी रकम है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? 10,000 रुपये तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने भी देखी नहीं होगी। और क्या सबूत है कि तुमने मुझे 10,000 रुपये रखने के लिए दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो। इसीलिए पैसे देते वक्त मैंने आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। मोहन जमींदार को अपने 10,000 रुपये याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामलाल मोहन की कोई बात नहीं सुनता है। और जमींदार रामलाल अपने नौकरों को बुलाता है और अपने नौकर से कहता है, यह कोई बहरूपिया है और झूठ बोलकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मेरा नाम खराब करना चाहता है। इसे जल्दी से घर से बाहर निकाल दो। और याद रहे, ये मेरे घर के आसपास भी दोबारा नहीं दिखना चाहिए। आखिरकार जमींदार के नौकर मोहन को जमींदार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आने के बाद मोहन सोचता है, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने तो मेरे 2 साल की मेहनत की कमाई हड़प ली है और मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? फिर क्या था, मोहन निराश होकर बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में मोहन फिर से वही बात दोहराने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे 2 साल की मेहनत और सारा जमा पूंजी जमींदार ने हड़प लिया। अब मैं क्या करूं?
अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मोहन यह सब सोचते हुए बूढ़ी अम्मा के घर के पास पहुंच जाता है। फिर क्या था, मोहन को रोता हुआ देख बूढ़ी अम्मा मोहन से पूछती है कि क्या हुआ मोहन बेटा, तू रो क्यों रहा है? तो रामलाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था ना? हाँ अम्मा, मैं रामलाल जमींदार के पास पैसे लेने गया तो था, लेकिन रामलाल जमींदार ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और उसने कहा, तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू पक्का कोई बहरूपिया है और तू झूठ बोलकर मेरा नाम खराब करना चाहता है। और उसने मुझे अपने नौकरों के हाथों अपने घर से बाहर निकलवा दिया। मोहन की यह सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूस हो जाती है और कहती है, मोहन बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ही तुझे अपने 2 साल की कमाई के पैसे रामलाल जमींदार के पास रखने के लिए कहते थे, लेकिन रामलाल जमींदार इतना बेईमान निकलेगा मैंने ये सोचा नहीं था। लोग तो रामलाल जमींदारी के ईमानदारी के गुण गाया करते थे, पता नहीं ये सब कैसे कर दिया रामलाल ने। अम्मा, आप अपने आप को दोष मत दो। आपने तो मेरे भले के लिए ही रामलाल जमींदार के पास पैसे रखने के लिए कहा था, लेकिन होना तो वही था जो ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन बेटे, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार रामलाल से अपने पैसे वापस कैसे लेगा बेटा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे खाली हाथी मुझे अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और मोहन आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अम्मा के बगल में रहने वाली सोनम नाम की औरत उनके पास आती है और उन दोनों को उदास देखकर वो बोलती है, अरे क्या बात है मोहन भाई, आज आप और अम्मा इतने उदास क्यों लग रहे हो? अब आपको क्या बताऊं सोनम बहन, पैसे जमा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, ना कभी भरपेट खाना खाया, ना कभी पूरी नींद ली। फिर मोहन ने सोनम को अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह मोहन को धोखा देकर रामलाल जमींदार ने उसके सारे पैसे ठग लिए। सोनम बेटी, लोग कहते हैं कि रामलाल जमींदार बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान है, इसीलिए मैंने मोहन बेटा को उसके सारे पैसे रामलाल के पास रखने के लिए कहा था और मोहन भी मेरे बातों में आकर उसके पास अपना सारा जमा पूंजी रख दिया। अरे अम्मा, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है। अगर वो तरकीब काम कर गई तो मोहन भैया को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे और लालची रामलाल जमींदार को उसके अकल भी ठिकाना आ जाएगा। फिर क्या था, सोनम बूढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है और बूढ़ी अम्मा भी सोनम के कहे अनुसार उसे एक संदूक लाकर रख देती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर सोनम कहती है, अम्मा, मैं और मोहन भैया जमींदार के पास जा रहे हैं, अम्मा आप भी संग चलो। फिर मोहन, सोनम और बूढ़ी अम्मा संदूक लेकर जमींदार घर के लिए निकल जाते हैं। फिर जमींदार के घर की दूरी थोड़ी ही दूर पे रहती है तो सोनम बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा आप यहीं रहकर हमारा इंतज़ार कीजिए, जब तक रामलाल जमींदार मोहन भैया के पैसे नहीं दे देते, जब तक आप यहीं रहकर हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अगर जमींदार मोहन भैया को उनके पैसे वापस लौटा देते हैं तो मोहन भैया पैसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप जो घर के अंदर आ जाना और मुझे कहना, बहू मेरा बेटा व्यापार करके घर वापस आ गया है और तुम्हें अपने घर बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सोनम और मोहन जमींदार के घर के बाहर जाकर रुक जाते हैं तो सोनम मोहन से कहती है, मोहन भैया
पहले मैं अंदर जाती हूँ, आप कुछ समय बाद अंदर आ जाना। फिर क्या था, सोनम जमींदार के घर के अंदर पहुँच जाती है और जमींदार सोनम के पास इतने बड़े संदूक को देखकर सोचता है, अरे, इस औरत के पास तो संदूक तो बहुत बड़ा लग रहा है। अगर यह संदूक मुझे मिल जाए, मेरी तो मजे मजे हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद जमींदार सोनम से कहता है, अरे बहन, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस काम से आई हो और तुम्हारे पास इतने बड़े संदूक क्या है और इसमें कौन सी चीज रखी है? जमींदार की यह बात सुनकर सोनम बोलती है, भाई साहब, मैं चंदन सोनार की पत्नी हूँ और मेरे पति व्यापार के काम के लिए कुछ दिनों से बाहर गए हैं और वह अभी तक लौट कर नहीं आए और मेरे मोहल्ले में चोरी की वारदात भी बहुत बढ़ गई हैं। आए दिन रोज ना रोज किसी न किसी के घर में चोरी होते ही रहता है। इसी कारण से मैं कई रातों से नहीं सो पाई हूँ। हमेशा यह डर लगा ही रहता है, कहीं मेरे घर चोरी ना हो जाए, मेरे घर चोरी ना हो जाए। बस इसी चोरी से बचने के लिए मैं आपके यहाँ यह संदूक लेकर आई हूँ। आप इस संदूक को अपने अमानत समझकर अपने पास रख लीजिए। भाई साहब, इस संदूक में हमारे जीवन भर की कमाई है। इस संदूक में सोना, चांदी, हीरा, जेवरात, पैसे, इसमें इसी संदूक में सब कुछ रखा हुआ है। तो भाई साहब, मैं चाहती हूँ यह संदूक आपके पास छोड़कर मैं चली जाऊँ। जैसे ही मेरे पति घर वापस आएंगे, मैं यह संदूक लेकर चली जाऊंगी। फिर क्या था, सोनम की बात सुनकर लालची रामलाल सोचने लगा, संदूक को देखकर तो लगता है इस संदूक में 10-12 लाख का सामान तो होगा। मैंने सुना है चंदन सोनार बहुत ही अमीर आदमी है और उसके घर में सोने जेवरात भी बहुत होंगे और वो सारे जेवरात इसी संदूक में है। फिर रामलाल सोनम से बोला, बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने वर्षों की कमाई, सारे धन दौलत तुम मेरे पास लेकर आई। बहन, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं इसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा और तुम्हें जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तुम आकर अपना ये संदूक लेकर जा सकती हो। वह सब तो ठीक है भाई, पर मैं आप पे कैसे विश्वास करूं कि मेरी सारी धन दौलत, हीरे जेवरात, पैसे सारे सही सलामत वापस मिल जाएंगे। यह तुम कैसी बात कर रही हो बहन? पूरे शहर में मेरे ईमानदारी के चर्चा है। इस पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बेईमान और झूठा बता सके। जमींदार और सोनम आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मोहन आ जाता है। जमींदार मोहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जमींदार सोचता है, अरे वाह! यह आदमी बहुत सही समय पर आया है। इस आदमी को इसके 10,000 रुपये लौटा दूंगा और इस औरत को अपनी ईमानदारी दिखा दूंगा और इससे इतनी ज्यादा हीरे जवाहरात वाली संदूक ले लूंगा। इस औरत के इतने ज्यादा धन दौलत लेने के लिए मुझे 10,000 रुपये की कुर्बानी देनी ही होगी। यह सोचने के बाद सेठ रामलाल सोनम से कहता है, बहन, तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारा सामान मेरे पास सुरक्षित रहेगा। इस पूरे शहर में इस जगह से ज़्यादा सुरक्षित कोई और जगह ही नहीं और मुझसे ज़्यादा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ। अरे, मेरे घर में तो कोई तुम्हारे इस दौलत को छू भी नहीं सकता है। अरे, चोरी करने की बात तो रहने ही दो, मेरे घर में कोई चोर घुसता ही नहीं है। यह सारी बात कहते कहते जमींदार रामलाल ने ऐसा ढोंग किया जैसे कि मोहन पे उसकी नज़र अभी अभी पड़ी हो। अगर तुम्हें यकीन ना हो बहन, तो तुम देखो, सुबह में ही यह आदमी मेरे घर अपने पैसे वापस लेने आया था। इसने अपनी पूरे मेहनत की कमाई मेरे पास रखी थी, लेकिन सुबह में मुझे याद नहीं आया
इसीलिए मैंने इसे चोर समझकर भगा दिया। लेकिन मैंने अपने दिमाग पे जोर डाली तो मुझे याद आ गया, यही वो आदमी था जिसने मेरे पास अपने 10,000 रुपए रख कर गया था। भाई, तुम बहुत सही समय पे आए हो। भाई, बहुत सही समय पे, तुमने बहुत सही किया जो तुम अपने रुपए खुद वापस लेने आ गए, वरना मैं अपने नौकर को तुम्हें बुलाने भेजने ही वाला था। यह सब सुनकर सोनम बोली, क्या? यह आदमी? इस आदमी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। यह आदमी कहीं दूर गांव से अपने शहर में काम करने और पैसे कमाने आया है। यह आदमी तो मेरे घर पे भी काम किया है। मैं इस आदमी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मैं अभी इस आदमी को इसके 10,000 रुपए लाकर दे देता हूँ। फिर क्या था, जमींदार मोहन के पैसे लाने अपने तिजोरी वाले घर में चला जाता है और सोनम और मोहन वहाँ पे जमींदार का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जमींदार मोहन का पैसा लाकर आता है। भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत ईमानदारी से तुमने कमाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी ना 10,000 रुपए कमाने में। फिर जमींदार मोहन को उसके पैसा दे देता है और मोहन अपना पैसा लेकर वापस चला जाता है। मोहन को उसके पैसे लौटाने के बाद जमींदार सोनम से बोला, देखो बहन, मैं इस गरीब आदमी के पैसे बिल्कुल सही सलामत इसे वापस कर दिए। अब तो तुम्हें मुझ पे विश्वास हो गया होगा कि लोगों के धन मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। हाँ भाई साहब, मुझे आप पे पूरा विश्वास हो गया है कि आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ बहन, मुझे अपना यह संदूक दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चले जाओ। जमींदार सोनम से संदूक मांग ही रहा होता है, उतने में ही बूढ़ी अम्मा जमींदार के घर आ जाती है और सोनम से कहती है, बहू, ओ बहू, जल्दी घर चलो। मेरा बेटा वह बाहर करके घर लौट आया है और वह तुम्हें घर पे बुला रहा है। क्या सासू जी, वह घर लौट आए? अब तो हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है, वह घर लौट आए। भाई साहब, अब मैं अपना संदूक यहाँ नहीं रखूँगी। मेरे पति घर लौट आए, अब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ वो संभाल लेंगे। फिर क्या था, सोनम ने संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई। फिर क्या था, यह सब देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से पूरे लाल हो जाता है। जमींदार को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने खुद को ही भला बुरा कहने लगता है। वाह रामलाल वाह, घर से आई हुई दौलत भी हाथ से निकल गई। इस कम वक्त चंदन सोनार को भी अभी ही आना था। अगर थोड़ी देर बाद आता तो यह संदूक मेरे पास होती। अगर वो थोड़ी देर बाद आता तो उसका क्या बिगड़ जाता। अगर चंदन सोनार थोड़ी देर बाद आता तो पैसों से भरी संदूक मेरे हाथ लग जाती, फिर कहाँ सोनार को मिलता। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अपनी फूटी किस्मत को बस कोस सकते हैं। अब तो मेरे हाथ से 10,000 रुपये भी चले गए। न धन आया और न 10,000 रुपये रुके मेरे पास, दोनों चले गए। फिर सोनम मोहन बूढ़ी अम्मा घर आ जाते हैं और सोनम मोहन से कहती है, मोहन भाई, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे बेईमानी का माल हजम हो सके। अब आप बहुत भटक लिए इस अनजान इलाकों में। अब आप अपने घर जाइए और खुशी से ज़िंदगी बिताइए।